तो दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई मूवी धुरंधर 3 को। तो मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से वीडियो पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो कभी भी वीडियो उड़ सकती है। तो चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ पुलिस वालों को जो कि मदिरा पान कर रहे हैं। फिर एक सुनसान जगह गाड़ी रोकी और कुछ लोगों को गाड़ी से उतारा, फिर बिना झिझक उन सबको गोली मार दी। एक ऑफिसर था उनके साथ कुलजीत नाम का, जिसकी अभी नौकरी पक्की नहीं हुई थी। उसे भी प्रेरित करते हैं मारने को। शिवेंद्र नाम का पुलिस ऑफिसर सीनियर से कहता है मेरी शादी होने वाली है, पर लड़की की शर्त है कि जब तक इंस्पेक्टर नहीं बन जाते तब तक शादी नहीं करेगी। सतनाम नाम के एक पुलिस वाले के पास दो लोग बैठे थे। सीनियर दोनों को गोली मार कहता है ये ले, अब इनका पोस्टमार्टम करा और हो गया तेरा प्रमोशन। सतनाम ये खून खराबा देख सन्न रह जाता है। फिर वो लाशें ले जाके नदी में बहा देते हैं। नदी में बहाने से पहले उनका पेट चीर के उनकी अतड़ियों को फाड़ दिया ताकि लाशें तैरे ना। 1995 पंजाब, सतलुज से जुड़ा हिंदुस्तान का एक उत्तरी हिस्सा, जहां इंसर्जेंसी के इस दौर को पूरे 10 साल से ज्यादा हो चुके थे। पुलिस और उग्रवादियों के बीच लगातार चल रही इस जद्दोजहद से पूरा पंजाब थक चुका था। जहां एक तरफ पुलिस फोर्स उग्रवादियों को हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। उन्होंने उग्रवादी और आम इंसान में फर्क करना बंद कर दिया था। इसका खामियाजा पूरा अवाम भुगत रहा था। खेतों में फसलें उगने से डरती थीं, पत्ते बिना हवा के थरथराते थे। वर्दी और दहशतगर्दी के इस माहौल में अब दरिया भी उल्टे बहने लगे थे। बहती हुई लाशें बहता हुआ इतिहास होती हैं। वो कभी आंकड़े नहीं बन पाती, उनमें पानी भर जाता है, वो डूब जाती हैं और उनके साथ डूब जाते हैं इंसाफ, आस और इतिहास। अब हम देखते हैं जसवंत सिंह खालड़ा को, जो कि पेशे से बैंक एम्प्लॉय हैं। उनकी फैमिली में है उनके माता पिता, उनकी पत्नी परमजीत और उनका एक बेटा और बेटी। हैप्पी फैमिली है जसवंत की। बुढ़े अंकल आंटी लोन मांगने आए होते हैं तो जसवंत कहता लोन नहीं हो पाएगा, आप पहले ही 2 बार लोन ले चुके हैं। अंकल अपने बेटे की फोटो दिखाते हुए कहते हैं ये 5 महीने से लापता है, कह रहे हैं इस बार पक्का वापस आ जाएगा, कैसे भी करके हमारा लोन कर दो, आपको रब दा वास्ता। जसवंत कर देता है उनका लोन पास। उसे फिर पता चला कि उसका कलीग अमरीक ऑफिस नहीं आ रहा है काफी टाइम से। जसवंत फिर अपने माता पिता से मिलने जाता है। उसे पता चला कि पड़ोस में रहने वाली गुरपेज आंटी भी गायब है 7 दिन से। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गए तो रिपोर्ट लिखी नहीं। दूसरे गाँव में भी पता किया पर वो नहीं मिली। जसवंत को याद आती है 6 महीने पहले की एक रात। गुरपेज आंटी रोते हुए उनके घर आई थी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे कृपाल की लाश पड़ी है बीच रोड पर। कृपाल की लाश देख जसवंत दंग रह जाता है। बचपन से जानता था उसे, आज उसकी लाश थी उसके सामने। वर्तमान में जसवंत जाता है अपने दोस्त सतनाम से मिलने। उसकी माँ बताती हैं कि 4 दिन से वो आया ही नहीं है घर, ड्यूटी पे ही है वो। सतनाम का भाई दिलबाग भी पुलिस में है, चंडीगढ़ में पोस्टिंग है उसकी। जसवंत ने सोचा सतनाम मदद कर देगा आंटी को ढूंढने में, पर वो मिला ही नहीं। जसवंत आंटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने जाता है। ऑफिसर शिवेंद्र फोटो देख ऐसा रिएक्शन देता है जैसे आंटी को जानता हो। घुमा फिरा के वो रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। जसवंत अस्पताल पता करने गया कि कहीं वहाँ तो नहीं है, अगर कुछ हो गया होगा तो। वहाँ भी नहीं थी वो। उसे दिखा मुर्दा घर। मन मानना नहीं चाह रहा था पर सोचा देख लेता हूँ यहाँ भी। वो अंदर गया तो कई सारी लाशें दिखी। उसे एक डॉक्टर मिली जो कि कहती हैं कि ये सारी लाशें लावारिस हैं। जसवंत उन्हें आंटी की फोटो दिखाता है तो डॉक्टर का रिएक्शन भी ऐसा था जैसे वो जानती हो उन्हें। इससे पहले वो कुछ बोलती वहाँ सतनाम दिख जाता है। जसवंत ने सतनाम से मदद मांगी आंटी को ढूंढने के लिए। सतनाम कहता भाई समझ के कह रहा हूँ, छोड़ दे ये सब और घर चला जा, बीवी बच्चे हैं तेरे, फैमिली है तेरी। जसवंत कहता कृपाल दोस्त था हमारा, आंटी को ढूंढना फर्ज है मेरा। सतनाम कहता गलत जगह ढूंढ रहे हो, राख खरीदने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, अपने ही हाथ खराब होते हैं, मेरी बात मानो और चले जाओ वापस। जसवंत शमशान घाट जाता है और वहाँ एक आदमी को आंटी की फोटो दिखाता है। आदमी बताता है पहले 2-3 लाशें आती थी डेली, अब 15-20 आती हैं, कभी कभी तो ट्रक भर के लाते हैं। बता पाना मुश्किल है कि इनकी लाश आई थी या नहीं। जसवंत कहता जो यहाँ जलाए जा रहे हैं उनका नाम पता कहीं लिखा जाता है क्या? आदमी कहता नाम के बिना तो लकड़ी ही नहीं मिलती है, एक बंदे को जलाने के लिए 400 किलो लकड़ी लगती है। आजकल तो ज्यादातर लाशें लावारिस ही आती हैं, किलो किलो का हिसाब देना पड़ता है म्युनिसिपैलिटी को, तब जाके मिलती है कहीं लकड़ी। आदमी ने रजिस्टर दिखाया जिसमें आंटी की पूरी डिटेल लिखी हुई थी, यानी लावारिस लाश बता के उन्हें यहाँ जला डाला गया बहुत पहले ही। जसवंत सीधा सतनाम से मिलने जाता है। कहता लिस्ट में तुम्हारे थाने का भी नाम है, तुम्हारे इंस्पेक्टर का भी, सब पता है ना तुम्हें, तुम भी थे ना वहाँ?
सतनाम कहता, काले पन्ने पे लिखा काला सच है ये, जो न दिखाई देता है न पढ़ा जाता है। जसवंत कहता, बताओ क्या हुआ था आंटी के साथ। गुरपेज आंटी एक शाम पुलिस की गाड़ी के सामने आ गईं, जिद करने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे कृपाल से मिलना है। सीनियर ऑफिसर कहता, चलो मिला देते हैं तुम्हें कृपाल से। सतनाम, आंटी को गाड़ी में बैठाओ, आज मेल करा ही देते हैं इनका कृपाल से। जो सीन हमने शुरुआत में देखा था, जिन दो लोगों को मारा था सीनियर ने, उनमें से एक गुरपेज आंटी भी थी। इसीलिए सतनाम इतना ज्यादा शौक हुआ था क्योंकि उसके जानने वाले को मार दिया, पर वो कुछ नहीं कर पाया। फिर शिवेंद्र लाश को ले गया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाने। पता चला गुरपेज आंटी की सांसें अभी भी चल रही हैं। डॉक्टर ने इलाज करना चाहा, पर शिवेंद्र उन्हें फिर से सुनसान जगह ले गया और गोली मार दी और फिर से अस्पताल ले आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाने के लिए। सतनाम कहता, मैं कुछ नहीं कर पाया, नहीं बचा पाया उन्हें। जसवंत कहता, तुम छोड़ क्यों नहीं देते ये सब। सतनाम कहता, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? अकेला नहीं हूँ मैं, मेरे जैसे बहुत से पुलिस वाले हैं जो छोड़ना चाहते हैं, पर उसके लिए 311 का पर्चा भरना पड़ता है, और जो भर देता है वो पर्चा या तो वो गायब हो जाता है या मुठभेड़ में आतंकियों के साथ लाश बना मिलता है। अगर मैंने भर दिया वो पर्चा तो अगली बार तू मुझे ढूंढता हुआ आएगा। जसवंत परमजीत को बताता है, आंटी के साथ 600 नाम और हैं, लिस्ट में उनके घर वालों के नाम पते सब हैं, फिर भी लावारिस लिख के जला दिया गया उन्हें। उनके घर वाले आज भी ढूंढ रहे होंगे उन्हें। ये लाशें लावारिस नहीं हैं, उनके अपनों को जानने का पूरा हक है कि वो कहाँ हैं। किसी को तो आगे आना पड़ेगा ये करने के लिए। परमजीत कहती, जो आगे आएगा उसके अपनों का क्या। जसवंत लिस्ट लेके रविंदर नामक एक वकील के पास जाता है पिटीशन फाइल करने के लिए। वो कहता है 600 नाम सिर्फ एक शमशान से हैं, तो सोच लो पूरे जिले में कितने होंगे और पूरे पंजाब में कितने होंगे। जसवंत कहता है, ये सब तो वो नाम हैं जिनके सरकारी खातों में रिकॉर्ड हैं, और जो बहा दिए गए उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। रविंदर कहता, और रिकॉर्ड्स लेकर आओ, ये सीरियस केस है, हमें केस स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब जसवंत बाकी शमशान घाट के रिकॉर्ड से उन सबके नाम खोजता है जिनका परिवार होते हुए भी उन्हें लावारिस लाश कहकर जला दिया गया। उसे एक शमशान घाट पर दिखा पुलिस ट्रक में भरकर लाशें ला रही है। जसवंत के इस काम में और भी लोग जुड़ गए थे। जसवंत को पता चला कि पहले तो सिर्फ उग्रवादियों को उठाते थे, पर अब तो किसी को भी उठा लेते हैं उनसे पैसे आटने के लिए। सिर्फ 3 शमशान से ही 2097 नाम मिले। लेकिन रविंदर कहता, ये भी काफी नहीं होगा, ये सारे के सारे इंडिविजुअल केसेस हैं, इनको कोर्ट में रजिस्टर करवाने के लिए इनके परिवार वालों की जरूरत पड़ेगी। अब तुम्हें इनके परिवार वालों को लाना होगा। सतनाम अब जसवंत की मदद कर रहा होता है। उसने लापता लोगों के नाम पते की लिस्ट ला कर दी। जसवंत अब लोगों के घर घर जाके सबकी कहानी जान रहा होता है कि कैसे कब लोग लापता हुए। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी उन परिवारों को ये बताने की कि जिन्हें वो लापता समझ रहे हैं सालों से, वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। कोशिश की जसवंत ने, तो यकीन करने को राजी नहीं थे लोग कि उनका अपना अब इस दुनिया में नहीं रहा। पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर इंदिरा गांधी कैनाल है। लोग बताते हैं कि हर तीसरे चौथे दिन लाशें बह के आती हैं। सरकार को चिट्ठियां लिख के थक गए, पर कुछ नहीं होता। बैंक एम्प्लॉय जसवंत अब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन गए, मरे हुए लोगों के परिवार वालों को इंसाफ दिलाने के लिए। जसवंत कुछ फैमिलीज को कन्विंस कर ले गए कि उन्हें आगे आना होगा ताकि हम सरकार से सवाल कर सकें। रविंदर ने पिटीशन फाइल करना चाही तो जज ने कहा कि आंकड़ों के हिसाब से तो ये बहुत कम लोग हैं। जसवंत ने रिक्वेस्ट करी कि आप इनसे शुरू तो करिए, एक बार कोर्ट हिम्मत दिखाएगी तो बाकी सब भी आ जाएंगे। अब हम देखते हैं डीजीपी इंद्रपाल सिंह बिट्टा को। जसवंत ने अपनी बात अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। सीएम बिट्टा से कहते हैं, पंजाब पुलिस और सरकार की रेपुटेशन पर बात आ गई है, संभालिए इसको जरा। बिट्टा कहता है, ये ह्यूमन राइट्स वाले अटेंशन के लिए ये सब करते हैं, मैं करता हूँ हैंडल उस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत को। अब एक पुलिस जीप जसवंत के घर के बाहर खड़ी हो जाती है। जसवंत पर नजर रखने आए थे पुलिस वाले। पूरी रात वो वहीं रहे। जसवंत ही उन्हें चाय पीने के लिए देता है। शहर में सरेंडर करने के लिए कैंप लगाए गए थे, जहां कुछ उग्रवादियों ने अपने हथियार देकर सरेंडर भी किया। बिट्टा कैंप के मंच से कहता है, अब पंजाब में शांति और अमल बहाल हो रहा है, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स वालों को शांति हजम नहीं हो रही। जिन लोगों को ये लावारिस लाशें बता रहे हैं वो विदेश चले गए हैं काम करने। ये लोग पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये विदेशी ताकतों के कठपुतली हैं। हमें अपने पंजाब को ऐसे लोगों से बचाना है।
जसवंत के साथ काफी एक्टिविस्ट जुड़ गए। वो उनसे कहता है कि पुलिस का कहना है कि लापता लोग बाहर चले गए हैं काम करने, तो इनके नाम वीजा फाइलों की जगह शमशान घाटों के रजिस्टर में क्यों है? लाश किसी रेबल की हो या किसी आम आदमी की, उस पर सिर्फ उसके परिवार वालों का कानूनी हक है। सारे शमशानों को मिलाकर करीब 25,000 लाशों को जलाया गया है लावारिस बताकर। उनमें से ज्यादातर लोग 30 साल से भी कम उम्र के नौजवान हैं। मेरे साथ बैंक में काम करने वाले 2 लोग लापता हो गए। ढूंढने पे पता चला कि इनको भी लावारिस लिख के जला दिया गया है। अब क्या ये भी विदेश चले गए हैं? एक आदमी कहता है, आपातकाल के बाद पंजाब सरकार ने पुलिस को खुली छूट देती है। सिख ही सिखों को मार रहे हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग अपनी दौलत और ताकत बढ़ाने में लगे हैं। और राज्य सरकार और अदालतों के सामने सारे सबूत मौजूद होने के बाद भी उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। इसलिए हमने मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है। जसवंत कहते हैं, हम सरकार या पुलिस के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सिर्फ उन चंद लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने अपनी तरक्कियों के लिए इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। इसके लिए मैं बिट्टा को ओपन चैलेंज करता हूं डिबेट के लिए। वो आए और हमारे सवालों के जवाब दें। प्रेस मीटिंग में एक पत्रकार ने जब सीएम से सवाल पूछे तो सीएम ने घुमा फिरा के ह्यूमन राइट्स वालों को गलत बता दिया। कहा कि कैनाल्स के आसपास तो हादसे होते रहते हैं, कोई फिसल के गिर जाता है, कोई डूब जाता है, लेकिन इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। बिट्टा का रिटायरमेंट का समय आ गया था, लेकिन सरकार ने उसे और 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। जब जसवंत के साथ डिबेट वाली बात पूछी गई तो सीएम ने बिट्टा को कुछ भी न बोलने का इशारा किया। अब हम देखते हैं सुरजीत सिंह सुग्गा नाम के आदमी को, जो कि पुलिस ऑफिसर है, लेकिन अब तक जेल में था। अब उसे बिट्टा ने जेल से बाहर निकलवाया है। बिट्टा कहता, मैं तुम्हें तरन तारण भेज रहा हूँ एसएसपी बना के, तुम सीधा सिर्फ मुझे ही रिपोर्ट करोगे। सुग्गा के लिए गाड़ी चलाने और गोली चलाने में कोई फर्क नहीं था। उसके चार्ज लेते ही अपहरण, हत्याएं, मुठभेड़ में मारना, ये सब और बढ़ गया। हर तरफ दहशत का माहौल था। आतंक के नाम पर एक पूरी की पूरी नस्ल खत्म की जा रही थी पंजाब से। खून खराबे का ये सिलसिला पिछले 10 सालों से लगातार चलता आ रहा था। सब इस मुद्दे पर एकदम चुप थे। जो लोग मारे गए उनके परिवार वाले ह्यूमन राइट्स वालों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर पुलिस और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। उनकी डिमांड थी कि सीबीआई जांच कराई जाए। जसवंत के घर धमकी भरे फोन आने लगे थे। जसवंत को कनाडा से इन्विटेशन आता है, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से। जसवंत कनाडा गया और वहां अपनी बात रखी ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पंजाब में क्या हो रहा है। जसवंत की कोशिशों का सीधा असर हुआ। पंजाब सरकार पे हर तरफ से प्रेशर पड़ा। एमनेस्टी ने जसवंत को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के लिए पंजाब सरकार को डायरेक्टली बोला। जसवंत ने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया। कहा, सिक्योरिटी देनी है तो उन परिवारों को दीजिए जो पुलिस के डर से जी रहे हैं। एमएलए महेंद्र पाल जसवंत को मिलने बुलाते हैं। वो कहते हैं, विदेशों में जाके अपने ही लोगों के खिलाफ बोलना ठीक है क्या? तुम्हें नहीं लगता कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए? जसवंत कहता है, घर की बात तो 84 से घर में ही है, अब बात और बिगड़ती जा रही है, किसी को तो उसे रोकना पड़ेगा ना। एमएलए कहता, तुम्हारा घर परिवार है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन संभालेगा उन्हें? जसवंत कहता, आप एक परिवार संभालने की बात कर रहे हो, मैं तो उन सब परिवारों के बारे में सोच रहा हूँ जिनके अपनों के नाम के आगे लावारिस लिखा है। एमएलए कहता है, चींटी जब काटती है तो उससे बातचीत नहीं करते, उसे मसल देते हैं। तुम उनके लिए चींटी ही हो। और क्या 25,000 लाशों की रट लगा रखी है तुमने? सुग्गा सिर्फ तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर का वेट कर रहा है। अगर यही रवैया रहा तो ऑर्डर वो ले भी आएगा। सुग्गा फोर्स लेके पहुंच जाता है सतनाम के घर। उसे पता चल गया था कि सतनाम जसवंत का दोस्त है और उसकी मदद कर रहा है। 2 उग्रवादियों को भी साथ लाया था, उन्हें वहीं बैठा दिया। पहले वहां बैठ के खाना खाया, फिर उन दोनों को गोली मार दी। सतनाम की माँ उसकी जान की भीख मांगने लगती हैं, रो रही होती हैं, गिड़गिड़ा रही होती हैं, उसके पैर पड़ रही होती हैं। सुग्गा कहता, चलो एक खेल खेलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ करूंगा मैं। बाईं हाथ में बंदूक रह गई तो छोड़ दूंगा, दाईं में रह गई तो मार दूंगा। सुग्गा फिर अक्कड़ बक्कड़ करता है। बंदूक आती है बाईं हाथ में। माँ और सतनाम राहत की सांस लेते हैं। सुग्गा कहता है, अपनों को धोखा देने के लिए छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसके घर में ये जो 2 आतंकी मिले हैं उसका क्या? ये तो देश से गद्दारी है।
अगले दिन हम देखते हैं सतनाम के पूरे परिवार की लाश बिछी हुई है। रिपोर्ट लिखी गई कि ये सब आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। घर से हथियार भी मिले हैं। सतनाम के भाई दिलबाग की पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी तो वो बच गया। अपने परिवार की लाशें देख वो अंदर से टूट जाता है। जसवंत के दिल में अपने परिवार को लेकर डर बैठ गया कि कहीं उन्हें ना कुछ हो जाए। वो बेडरूम छोड़कर घर के एंट्री वाले कमरे में सोने लगा ताकि कोई आए तो उसका सामना उससे हो और उसकी फैमिली बच जाए। जसवंत ऐलान करता है कि कल को मुझे या मेरे परिवार को अगर कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार पंजाब सरकार और डीजीपी बिट्टा होगा, जिन्होंने एसएसपी सुग्गा जैसे लोगों को खुली छूट दे रखी है। बिट्टा एक इंटरव्यू में कहता है, हम लोग जंग के बीच में हैं। पिछले 10 सालों से हम लो इंटेंसिटी प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि सवाल पूछना हर सिटीजन का डेमोक्रेटिक राइट है, मगर आप लोग ये भी याद रखें कि अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो हमारी वजह से है, वरना पंजाब तो कब का उग्रवादियों का स्टेट बन गया होता। जंग और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सीएम कार से कहीं निकल रहे होते हैं। दिलबाग उनकी कार में जाके बैठ जाता है और तभी धमाका हुआ और सीएम अनंत सिंह की मौत हो गई। आसपास मौजूद 17 लोग और भी मारे गए। जो हुआ उसे डीजीपी बिट्टा का सिक्योरिटी फेलियर माना जा रहा होता है। अब हम देखते हैं जसवंत गाड़ी धो रहे होते हैं। तभी लाल ओमनी से कुछ लोग आए और जसवंत को उठा ले गए। जसवंत का साथी संजीव आवाज सुनकर बाहर गया पर वो उन्हें रोक नहीं पाया। ये सब होते हुए पड़ोस की एक आंटी ने भी देखा और परमजीत और जसवंत के साथी सड़क पर उतर आते हैं जसवंत को छुड़ाने के लिए। 2 आई विटनेस होने के बावजूद पंजाब सरकार चुप्पी साधे हुए थी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने भी प्रेशर डालना शुरू किया कि जसवंत सिंह को रिहा किया जाए। उन्हें जबरदस्ती अगवा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब पुलिस को 2 महीने का समय देती है जसवंत को ढूंढ के कोर्ट में पेश करने के लिए। पंजाब पुलिस को दी हुई मोहलत खत्म हो गई पर जसवंत नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने यह केस सीबीआई को देने का फैसला किया। जसवंत को ढूंढने की जिम्मेदारी सीबीआई ऑफिसर समुद्र सिंह को दी गई। समुद्र परमजीत से मिला और सारा मामला जाना। परमजीत बताती हैं, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। मैंने देखा पुलिस की जीप खड़ी है गली के मोड़ पर। उसमें 2 लोग बैठे हुए थे सादे कपड़ों में। करीब 9:30 बजे फोन के जरिए पता चला कि जसवंत को उठा ले गए हैं। जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखी नहीं। कहा तरन तारण की पुलिस अमृतसर के बंदे को क्यों उठाएगी। पुलिस ने लापता लिख के फाइलें बंद कर दी हैं। अब ये लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है। समुद्र गया शमशान घाट इस बात की पुष्टि करने कि क्या जसवंत की बातें सही हैं या नहीं। उसे भी वही सच्चाई पता चली जो जसवंत को पता चली थी। संजीव का मानना था कि जसवंत को तरन तारण की पुलिस ने ही उठाया है। एक और आदमी हरपाल ने बताया कि उसने देखा था जसवंत को लाल ओमनी के अंदर। गाड़ी का नंबर था DMT 1313। पड़ोस वाली आंटी ने बताया कि 3-4 लोग थे। पहले जसवंत के पास आए, कुछ बात की और फिर उन्हें उठा ले गए। समुद्र ने उन ऑफिसर्स को हिरासत में ले लिया जो आम लोगों को पकड़ के मारते थे। शमशान घाट वाले रजिस्टर में इन सबके नाम और सिग्नेचर पाए गए थे। सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है, जसवंत के खिलाफ हमारे पास न तो कोई शिकायत थी और न ही हमारी कोई दुश्मनी है, तो हम उसे क्यों उठाएंगे। समुद्र शमशान घाट की फाइल दिखा के कहता, ये है वजह, तुम सबकी काली करतूतों को एक्सपोज कर दिया था उसने। इंक्वायरी लगने के डर से गायब कर दिया तुमने उसे। किसके ऑर्डर पे किया है बताओ। सीनियर कहता है, हमारे पास हमेशा से एक ही ऑर्डर रहा है, आतंक को खत्म करने का, किसी भी हाल में। समुद्र को वो आदमी मिल जाता है जिसकी लाल ओमनी है। बुकिंग पे देता है गाड़ियां। वो बताता है कि 6 सितंबर को पुलिस वालों ने ही बुक करी थी मेरी गाड़ी। तरन तारण वाले इंस्पेक्टर शिवेंद्र और SI हरिंदर ले गए थे गाड़ी 5 की शाम को। अब वो ओमनी शिवेंद्र के पास है जो कि अपनी शादी में ले गया है। समुद्र ने शिवेंद्र और हरिंदर दोनों को हिरासत में ले लिया। शिवेंद्र कहता, मैं तो 5 तारीख से छुट्टी पर हूँ। समुद्र कहता, कंग थाने में तो एंट्री मिली है तुम्हारे नाम से, वो भी 5 सितंबर की। किसी कहर सिंह को जमा किया था तुमने। छुट्टी पर थे तो कैसे जमा किया। कंग थाने का इंचार्ज तो हरिंदर है, तो वहाँ क्यों किया। शिवेंद्र कहता, तरन तारण में जगह नहीं थी तो इसलिए वहाँ जमा किया और फिर अगले दिन धर्मशाला चला गया अपनी शादी में। समुद्र कहता है, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने के लिए आधी उम्र निकल जाती है, तुझे तो 10 महीने भी नहीं लगे और इन 10 महीनों में 21 लावारिस लाशों के आगे लकड़ी लेने वालों में तुम दोनों का नाम भी है। शिवेंद्र कहता, इसका जवाब तो तुम्हारा जसवंत ही दे सकता है। अब इतना ढूंढ लिया है तो उसे भी ढूंढ लो। समुद्र सोचता है, 5 सितंबर को कहर सिंह को कंग थाने में जमा किया गया और फिर 7 सितंबर को छोड़ दिया गया। शायद जसवंत को कंग थाने में रखा गया था। समुद्र रातों रात कहर सिंह से मिलने गया। उसने बताया कि दूसरे दिन मेरी बगल वाली कोठरी में किसी को लेके आए। मैंने उसे देखा नहीं पर नाम सुना उसका, जसवंत नाम था उसका।
थोड़ी देर बाद वहाँ एसएसपी सुग्गा आ गए, फिर उसे मारना कूटना शुरू कर दिया। वो सारे तो वहाँ से चले गए, सिर्फ एक पुलिस वाले को निगरानी के लिए छोड़ गए। सादे कपड़ों में था वो, हरी हरी आंखें थी उसकी। उस रात रोटी भी उसी ने दी थी मुझे। समुद्र कहता है सरकारी गवाह बन जाओ, भरोसा रखो कुछ नहीं होगा। अब समुद्र एसएसपी सुग्गा से मिलता है। सुग्गा ऐसे बात करता है जैसे जसवंत को जानता ही ना हो। कहता है हम उनसे लड़ रहे हैं जो पकड़े नहीं जाते, सिर्फ मारे जाते हैं। डीआईजी सब्रवाल साहब को दरबार साहब के सीढ़ियों पर मारा था उन्होंने। 6 घंटे तक लाश उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी किसी की। ये वो लोग हैं जिनको मारने के लिए आर्मी बुलानी पड़ती है, जो कि वो भी कम पड़ जाती है। समुद्र कहता सरोटे के बीच फंसी सुपारी की तरह हो तुम। अब प्रेशर ऊपर से आए या नीचे से, कटोगे तो तुम ही। जो काम जसवंत ने शुरू किया उसका मोर्चा उनकी पत्नी परमजीत ने संभाल लिया। अब वो लोगों की आवाज बन गई। सुग्गा परमजीत से मिलने आता है। कहता है दिवाली का टाइम है तो बच्चों के लिए तोहफे लाया हूँ। फिर कहता मैंने बहुत लोगों को मारा है मगर जसवंत को कुछ नहीं किया है। हम तो ढूंढ के लाना चाहते हैं उसे। अब तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो तो कैसे ढूंढें? पुलिस के खिलाफ अपना बयान वापस ले लो, फिर हम ढूंढ लाएंगे जसवंत को। फिर चले जाना अमेरिका कनाडा कहीं भी, हम भूल जाएंगे सब कुछ। परमजीत कहते इस शर्त पे तो जसवंत खुद वापस नहीं आएंगे, आप जा सकते हो। परमजीत उसे जसवंत के मिसिंग पोस्टर्स देते हुए कहती है उसे थाने में बंटवा देना, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सुग्गा कहता है अगर मुझे 25,000 लाशों का हिसाब सरकार को देना पड़ा तो मैं 25,000 एक का दूंगा। नए सीएम आने के बाद डीजीपी बिट्टा रिटायर हो जाता है। अब नए डीजीपी एसपी वर्मा आते हैं जो कि बिट्टा जैसे बिल्कुल नहीं है। उनका कहना था कि पंजाब के लोगों में जो पुलिस का डर है पहले उसे खत्म करना है और उनका भरोसा फिर से जीतना है। वो सुग्गा को अखबार दिखाते हैं जिनकी हेडलाइंस में उसे शैतान, राक्षस, जल्लाद या कसाई कहा गया था। कहते हैं सीबीआई ऑलरेडी तुम्हारे पीछे है, इंक्वायरी कभी भी शुरू हो सकती है, फिर बाकी पेंडिंग केसेस भी खुलेंगे। इस बार तुम्हारे लिए बचना मुश्किल है, 7 दिन है तुम्हारे पास। मुझे जसवंत सिंह चाहिए किसी भी कीमत पर। सुग्गा बिट्टा से मदद मांगने जाता है कि कहाँ से लाऊं मैं जसवंत को। बिट्टा कहता तुम इसको छोड़ो, ये पता करो कि गवाही कौन दे रहा है। सुग्गा को कहर सिंह का पता चला, उसने उसको मरवा दिया। संजीव और हरपाल के घर पे ताला लगा हुआ था। वो अपनी फैमिली को लेकर डर के मारे चले गए। एविडेंस ना होने पे जज यही कहते हैं कि कुछ तो एविडेंस होना ही चाहिए वरना केस नहीं बन पाएगा। वकील रविंदर कहते हैं एक परिवार खेती मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ने भेजता है। अचानक एक दिन वो बच्चा गायब हो जाता है। माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं जहाँ पर उनकी कोई नहीं सुनता, बल्कि उनको ये बताया जाता है कि आपका बच्चा आतंकियों के पास है, थोड़े पैसे दीजिए आपको बच्चा मिल जाएगा। माँ बाप जब तक कही हुई रकम किसी तरीके से जुटाते हैं तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आता है और उन बच्चों को ज्यादा कीमत पर खरीद लेता है और उसके बाद आतंकियों के साथ मिलाकर उनको मरवा देता है, क्योंकि जितने ज्यादा उग्रवादी उतनी बड़ी प्रमोशन। कहानी यही नहीं खत्म होती। माँ बाप को फिर ये कहकर प्रताड़ित किया जाता है कि आपका बच्चा आतंकी है ताकि उनसे वो पैसा लूटा जा सके जो कि उन्होंने अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए जुटाया था। इस कोर्ट रूम में बैठे ये पुलिस वाले 10 महीने पहले सारे कांस्टेबल थे और आज ये इंस्पेक्टर बने बैठे हैं। 3 गवाह थे, इन पुलिस वालों के डर से 2 गायब हो गए और एक को मरवा दिया इन्होंने। कोर्ट उन 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर देती है जिन पर इल्जाम लगे थे लोगों को मारने काटने के। सुग्गा भी शामिल है इन 6 में। समुद्र उससे कहता है बोला था ना कटोगे तुम ही। अब ऊपर वाले हो गए रिटायर और नीचे वाले सस्पेंड। अब उनका मुंह खुला तो तुम्हारा खेल खत्म समझो। सुग्गा टेंशन में आ जाता है। उसने बिट्टा को फोन लगाया पर बिट्टा से बात नहीं हुई। रात भर शराब पी और फोन करता रहा पर उसकी बिट्टा से बात नहीं हो पाई। फिर सुबह जाके बिट्टा ने फोन उठाया। सुग्गा कहता आपने जो कहा मैंने वो किया, जिसको मारने को कहा उसको मारा। अब आप साथ नहीं दे रहे, ट्रांसफर करा दीजिए मेरा वरना सब अंदर जाएंगे मेरे साथ। बिट्टा कहता जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुग्गा अकेले गाड़ी लेके चला गया कहीं। फिर रेलवे ट्रैक के किनारे 2 टुकड़ों में उसकी लाश मिली। जेब से नोट मिला, लिखा था डर डर के रहने से अच्छा है मर जाना। सुग्गा के शोक सभा में बिट्टा ने सुग्गा को बहादुर ऑफिसर बताया जिसने आतंकियों का सामना किया और कहा कि ह्यूमन राइट्स और सीबीआई ने उस पर गलत इल्जाम लगाए जिसको वो सह नहीं पाया, इसलिए खुद की जान ले ली। समुद्र वहीं पर था। उसकी नजर कुलजीत पर पड़ी। उसकी हरी हरी आंखें देखी। वो समझ गया कि कहर सिंह ने इसी ऑफिसर की बात की थी। समुद्र ने उससे पूछताछ करना शुरू की। वो बताता है कि सुग्गा साहब ने मुझे कंग थाने में गार्ड ड्यूटी पे रखा था। मैं तो मामूली सा एसपी हूँ, नौकरी भी पक्की नहीं है मेरी। समुद्र कहता सरकारी गवाह बन जाओ, नौकरी पक्की हो जाएगी तुम्हारी। वो 5 पुलिस वाले तुम्हें जानते ही हैं, उन्हें जब पता चलेगा कि तुम हमसे मिल गए हो तो वो तो वैसे भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें।
अब कुलजीत को गवाही के लिए पेश किया जाता है। उसकी पत्नी भी आई थी कोर्ट में, जिसको देख वो अपने स्टेटमेंट से पलट जाता है। ये बोल देता है कि मुझे पैसे दिए गए हैं पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए। समुद्र गुस्सा जाता है उस पर, क्योंकि उसकी गवाही से सब साबित हो सकता था, लेकिन इसने सब खराब कर दिया। समुद्र को सीनियर डांट लगाते हैं कोर्ट में हल्ला मचाने के लिए। कहते तुम थोड़ा ब्रेक लो, किसी और को ये केस हैंडल करने दो। उम्मीद खो दी थी सबने कि अब जसवंत के बारे में कुछ नहीं पता चल पाएगा। कुलजीत सो रहा होता है, तभी वहाँ जसवंत आता है। बुरी तरह जख्मी था वो। पहचाना? दरिया से सीधा आया हूँ मैं तुमसे मिलने। वहाँ अकेला नहीं हूँ मैं, बहुत सारे हैं मेरे जैसे, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब हैं। जाड़ों में जब दरिया का पानी रातों को जम जाता है तो बहुत ठंड लगती है, बाहर से भी अंदर से भी। घाव खुला है ना, तो अंदर पूरा पानी भर जाता है। कुलजीत से घाव देखे नहीं जाते, वो आंखें बंद कर लेता है। आंखें खोली तो देखा उसके सामने कोई नहीं है। फिर उसे अपना चेहरा दिखा शीशे में। कुलजीत जाता है समुद्र के पास और राजी हो जाता है गवाही देने के लिए। समुद्र कहता है इस बार क्यों विश्वास करूं तेरा? कुलजीत कहता पिछली बार डर गया था पुलिस से, और इस बार रब से। समुद्र डीजीपी, सीबीआई ऑफिसर और सीएम से विनती करता है कि वो कुलजीत को पेश होने दें। तीनों का ये कहना था कि क्या गारंटी है कि इस बार वो नहीं पलटेगा। समुद्र कहता है ये कुलजीत के बारे में नहीं है, ये शायद आज़ादी के बाद हमारे देश में हुआ सबसे बड़ा नरसंहार है। पंजाब का इतिहास उठाकर देखिए सर, नदियों के पानी का मसला हो या अनंत साहिब का रेजोल्यूशन या फिर 84 के दंगे, इंसर्जेंसी, ब्लैक थंडर, प्रेसिडेंट रूल से लेके पीएम की हत्या तक, और अब जसवंत सिंह। किस बात की कीमत चुका रहा है पंजाब? यह हिंसा एक दुष्चक्र है जिसका इस्तेमाल ताकतवर लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए करते हैं, और ये कभी नहीं रुकेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम आगे बढ़कर हस्तक्षेप नहीं करते और एक मिसाल कायम नहीं करते, या फिर हम आंखें मूंद कर सब कुछ अनदेखा कर सकते हैं और हमेशा के लिए इतिहास के गलत पक्ष में खड़े रह सकते हैं। तब हम अपने इस रवैये के लिए कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। सर, हमें जवाब देना होगा। हमें अपनी अंतरात्मा के प्रति जवाबदेह होना होगा। हमें उन परिवारों के प्रति जवाबदेह होना होगा जिनके अपनों को इन लोगों ने लावारिस घोषित कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हमें जसवंत सिंह के परिवार के प्रति जवाबदेह होना होगा, और हाँ, हमें स्वयं जसवंत सिंह के प्रति भी जवाबदेह होना होगा। अब कुलजीत को फुल सिक्योरिटी के साथ कोर्ट में पेश किया जाता है। 4 सितंबर की रात को बिट्टा साहब ने एसएसपी साहब को अपने घर बुलाया, साथ में डीएसपी साहब भी थे। हम लगभग 1 घंटे तक वहीं रुके। फिर अगले दिन सुबह ही एसएसपी साहब ने मुझे डीएसपी साहब के साथ तरन तारण जाने को कहा। उसी रात यानी 5 सितंबर को डीएसपी साहब ने तरन तारण थाने में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जिसमें 4 पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। फिर अगले ही दिन 6 सितंबर को सुबह से ही हमने जसवंत के घर की निगरानी शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर बाद जसवंत सिंह बाहर आए और अपनी गाड़ी धोने लगे। सबको यही मौका ठीक लगा। हम जसवंत सिंह को लेकर सीधा कंग थाने पहुंचे। शाम को वहां सुग्गा साहब भी आ गए। जसवंत को समझाने की बहुत कोशिश की। सुग्गा कहता है अभी भी वक्त है, सुधर जा, पुलिस का नाम वापस ले ले वरना यहीं गाड़ दूंगा जिंदा। जसवंत कहते हैं ये लोगों के अधिकारों की लड़ाई है, पूरे कौम की लड़ाई है। ये नरसंहार आप लोगों ने शुरू किया है, हम पीछे नहीं हट सकते। सुग्गा कहता हम हटा देंगे, आता है हमें, फिर घूमेंगे तुम्हारे बच्चे अनाथ बन के। जसवंत कहते हैं पंथ के बच्चे हैं वो, अनाथ नहीं घूमेंगे, और अगर मैं शहीद हो गया तो एक दिन तुझे खुदकुशी करनी पड़ जाएगी। सुग्गा गुस्सा के उसे पीटना शुरू कर देता है। कुलजीत को काम दिया जसवंत पर निगरानी रखने का, और फिर सब चले गए। जसवंत सिंह को अगले 3 दिन तक वहीं रखा गया। बाहर पुलिस पर उनको ढूंढने का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था, इसलिए हम उन्हें लेकर जब्बाल के पास एक कोठरी में आ गए। फिर कई हफ्तों तक उन्हें वहीं रखा गया। दिन रात सुबह शाम उन्हें मारते पीटते रहे, टॉर्चर करते रहे। परमजीत से मिलकर सुग्गा जसवंत के पास आया और गुस्से से उसके मुंह पर पैम्पलेट फेंके जो परमजीत ने दिए थे। परमजीत का सारा गुस्सा जसवंत पर उतारा, उसे पीट पीट के। दिवाली के 1 दिन पहले एसएसपी साहब ने जसवंत सिंह को लेकर फार्म हाउस आने को कहा। वहाँ बिट्टा साहब पहले से मौजूद थे। फिर थोड़ी देर बाद बिट्टा साहब काफी गुस्से में बाहर आए और बिना किसी से कुछ बोले अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। अंदर क्या हुआ इसके बारे में या तो एसएसपी साहब को पता था या बिट्टा साहब को। हम सब बाहर थे। फिर हम जसवंत सिंह को लेकर जब्बाल थाने आ गए। कुलजीत जसवंत की हालत देखकर कहता आप बिट्टा साहब की बात मान क्यों नहीं लेते? क्या हो जाएगा ये सबसे? आप मर भी जाओगे तो क्या बदल जाएगा? जसवंत सिंह कहते हैं जब पहली बार सूरज अस्त हो रहा था और अंधेरा चारों तरफ अपने पैर पसार रहा था
तो दुनिया को लगा कि बस अब अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। लोग डर गए थे, रोशनी की आस छोड़ने लगे थे। तभी दूर किसी छोटी सी झोपड़ी में एक दीपक ने सर उठाया और कहा, मैं अंधेरे को चैलेंज करता हूँ। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मैं अपने आस पास उजाला फैलाऊंगा। उस दीपक की हिम्मत देख सभी झोपड़ियों में एक एक दीपक जल उठा और दुनिया हैरान रह गई कि उन सब ने मिलके उस अंधेरे को हरा दिया। मैं या तू अकेले मिलके इस सारे अंधेरे को नहीं हरा सकते, पर एक दीपक बनके अपने आसपास के अंधेरे को जरूर मिटा सकते हैं। सुग्गा आया वहाँ, बोला 25,001। कुलजीत को गर्म पानी लाने बोला। वो बाहर गया ही था कि तभी उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो सुग्गा ने जसवंत सिंह को मार डाला था। फिर उनकी लाश को हरि के नाम की दरिया के पास ले गए। उनके पेट को फाड़ा ताकि उसमें पानी भर जाए तो लाश तैरे ना। फिर उनकी लाश को दरिया में फेंक दिया। फिर लिखा आता है कि कुलजीत सिंह उच्च न्यायालय में गवाही दे पाते उससे पहले ही वो अपने घर में मृत पाए गए। उस समय वो सीआरपीएफ की सुरक्षा में थे। कुलजीत की गवाही अन्य कई गवाहों की गवाहियों के साथ जसवंत सिंह के अपहरण और न्यायतर हत्या के दोषी 5 पुलिस अधिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। डीजीपी बिट्टा का नाम रिपोर्ट में कभी नहीं आया। अनुमान बताते हैं कि पंजाब में उग्रवाद के सबसे बुरे दौर में हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे या तो गायब हो गए या फर्जी मुठभेड़ों में मारे गए। इस प्रॉक्सी युद्ध के दौरान हजारों सैनिक और पंजाब पुलिस के जवान मारे गए। परमजीत कौर ने अपने पति द्वारा शुरू की गई लड़ाई को आगे बढ़ाया और हजारों पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने में मदद की। वो आज भी ये लड़ाई लड़ रही हैं। जसवंत सिंह की बॉडी कभी नहीं मिली। फिर हमें कुछ रियल फोटोज दिखाई जाती हैं और फिर इसी सच्ची कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने अभी जो देखा या सुना वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची कहानी है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि जसवंत सिंह कौन थे और उन्होंने क्या किया था। मैं चाहूंगा कि आप खुद उनके बारे में सर्च करें और सब कुछ जानें। मैं बताऊंगा तो बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ है जो वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। बस इतना ही कहूंगा कि आपके लिए कोई अपना नहीं है। आज जो आपको लग रहा है कि ये है हमारा करता धरता, ये करेगा हमारी रक्षा, क्या पता कल को आपको वही नोच खाए। ये किसी से नहीं छुपा है कि जिसने भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है वो जिंदा नहीं बचा है। और मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि ये कहूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है या वो अच्छी है। मेरी नजर में सब एक जैसे हैं, बेकार। कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो ईमानदारी से अपना काम करके बड़ा नेता बना हो। देखने जाओगे तो सबने कर्म कांड कर रखे हैं। पुलिस से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। अब ऐसा लगता है कि वो सिर्फ नेताओं की जी हुजूरी करने और चालान काटने के लिए ही बनी है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही कोई पुलिस वाला ऐसा मिलेगा जो लोगों की मदद करता हो। बाकी तो सब अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने को बैठे रहते हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के बैन होने की। इस मूवी का नाम पहले घलुगुरा रखा गया था। प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हुई तो माफ कर देना। फिर फिल्म को सबमिट किया गया सीबीएफसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए। सीबीएफसी ने इसका टाइटल चेंज करने को कहा तो फिर नाम पड़ा पंजाब 95। सेंसर बोर्ड ने फिर 21 कट लगाने को कहे तो फिल्म मेकर हनी त्रेहान ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया। फिर मामला रिवीजन कमेटी के पास गया तो उन्होंने 120 से लेकर 127 तक कट लगाने को कहे। फिल्म मेकर्स ने तब भी मना कर दिया और फिर 4 साल बाद जाके बिना प्रमोशन, बिना किसी को कुछ बताए मूवी का नाम सतलुज करके उसे ओटीटी पर रिलीज कर दिया। फिल्म मेकर्स को पता था कि अगर पब्लिकली अनाउंस करेंगे तो फिर से रिलीज होने से रोका जाएगा, इसीलिए उन्होंने बिना हो हल्ला किए रिलीज कर दी। पर फिल्म को ओटीटी से भी हटा दिया गया। अब मूवी हटाई गई है गवर्नमेंट के कहने पे। मेरे यहाँ पर सरल सा सवाल ये है कि जब ये सब कुछ हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है। ऐसे तो बीजेपी पीछे नहीं हटती है कांग्रेस की बुराई करने से, और इस फिल्म से कांग्रेस पार्टी पर ही इल्जाम लगेगा। तो रूलिंग गवर्नमेंट इस फिल्म को रिलीज क्यों नहीं होने दे रही? जब आप द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी मूवी प्रमोट कर सकते हैं तो इस फिल्म को क्यों रोका जा रहा है? सरकार का कहना है कि फिल्म के कुछ हिस्सों को भारत विरोधी तत्वों द्वारा यूज किया जा सकता है, इससे कानून व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। तो ये तो वही बात हो गई कि फिर तो कभी भी कोई फिल्म बनना ही नहीं चाहिए। अगर कोई दुष्कर्म के ऊपर मूवी बना रहा है तो उसे रिलीज मत होने दो, नहीं तो क्या पता कोई मूवी देख कर कर्म करने की कोशिश करे या प्रमोट करे उसे। किसी आतंकी को मत दिखाओ मूवी में, नहीं तो क्या पता कहीं कोई आतंकी संगठन मूवी दिखा के ये बोले कि देखो हमारी कहानी के ऊपर भी मूवी बनेगी, चलो आतंक फैलाते हैं।
जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी, उसमें सच्चाई दिखाई गई कि कैसे कश्मीरी पंडित्स को उनके घर से ही भगा दिया गया, और ये किया गया था मुस्लिम्स के द्वारा। अब ऐसे सोचा जाए तो फिल्म को बैन होना चाहिए था, क्योंकि उसको देख के मुस्लिम को हेट जाती। पर मूवी रिलीज हुई, सबने देखी और सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब सरकार ने उस फिल्म को प्रमोट किया, क्योंकि उसमें उनका एजेंडा सक्सेसफुल हो रहा था। हिंदू मुस्लिम करके वोट पाने का एजेंडा रहा है हमेशा से इस पार्टी का, तो प्रमोट किया उस मूवी को। पर इस मूवी से क्या दिक्कत है? ये मूवी भी तो इतिहास ही दिखा रही है ना, और कांग्रेस की ही तो बुराई होगी ना इसमें, तो इसमें आपका ही फायदा हुआ ना फिर तो। और इस सच्ची कहानी में तो अपनों ने अपनों को मारा है, तो किस बिहाफ पे कोई भड़काएगा किसी को? अगर दो धर्म या दो जात के बीच कुछ हुआ होता तो समझ में आता कि हाँ, फिल्म देखकर नफरत फैलेगी, पर ऐसा तो कुछ भी सीन नहीं है। सिखों ने सिखों को मारा था, तो प्रॉब्लम आखिर है क्या बैन करने की? अब मैं बताता हूँ आपको कि क्यों सरकार बैन कर रही है। जब ये सब हुआ था तब पंजाब के सीएम बीएन सिंह थे, उनके राज में ये सब हुआ और उन्होंने कुछ नहीं किया। बम धमाके में उनकी मौत हुई, उन्हें मारा गया था। रवनीत सिंह बिट्टू बीएन सिंह के दादाजी हैं, और रवनीत सिंह बिट्टू इस समय बीजेपी सरकार में हैं। बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिर्फ यही दो पार्टी नहीं, सभी पार्टियां एक ही जैसे चलती हैं। पार्टी के सिर्फ नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनमें मौजूद सभी नेताओं के काम एक जैसा ही हैं। फिल्म में जो बिट्टा का रोल है, असल में नाम था केपीएस गिल, वो भी शामिल थे इस नरसंहार में। फिल्म में बताया भी गया है कि रिपोर्ट में उनका नाम कभी नहीं आया। फिर 2002 के गुजरात दंगों के बाद गुजरात के सीएम ने केपीएस गिल को गुजरात सरकार का सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया था। उम्मीद करता हूं अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों नहीं हो रही है फिल्म रिलीज। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। रूलिंग गवर्नमेंट ने द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, ताज स्टोरी, धुरंधर जैसी मूवीज को इसलिए इतना प्रमोट किया क्योंकि उसमें उनकी पॉलिटिक्स चमक रही थी। पर यह फिल्म इसलिए बैन की जा रही है क्योंकि उनके काले चिट्ठे भी खुलने लग जाएंगे। फिर एक और रियलिटी है कि जब ये सब हो रहा था तब इतना कोई सपोर्ट में नहीं आया था जितना सपोर्ट अब दिख रहा है कि मूवी रिलीज होने दिया जाए। जितना सपोर्ट आज मिल रहा है उतना उस टाइम कर लिया होता सबने तो शायद ऐसा इतिहास बनता ही नहीं। अब मैं बात करना चाहूंगा दिलजीत दोसांझ की। जब फिल्म बैन हुई तो इन्होंने कहा कि फिल्म जहां से मिले वहां से देखो, लेकिन देखो जरूर, जो सच है वो सभी तक पहुंचना चाहिए। चलिए समझ गए हम आपकी बात। पर एक शाम आप लाइव बैठे थे, किसी ने जंतर मंतर में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में इनकी राय जानना चाहिए, तो इन्होंने साफ कह दिया कि आई एम आर्टिस्ट ब्रो, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। तो यहाँ मुझे इनका दोगलापन देखने मिला। आप चाह रहे हो कि सिखों के साथ जो गलत हुआ है वो सबको पता चले और सब सपोर्ट करें, लेकिन जब बात हुई आज के टाइम पे क्या गलत हो रहा है उस पर क्या राय है आपकी? तो ये कह रहे हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे इन सबसे दूर रखो। मतलब आपकी कौम के साथ जो गलत हुआ है वो आप सबको दिखाना चाहते हैं कि हाँ देखो क्या हुआ था हमारे साथ, लेकिन आज के टाइम में जो गलत हो रहा है वो आपको नहीं देखना है, उससे दूर रहना है आपको। तो मतलब अगर कोई पंजाब का मुद्दा होता और वो प्रोटेस्ट कर रहा होता तब आप बिल्कुल सपोर्ट में आ जाते क्या? तब नहीं कहते आप कि अरे आई एम आर्टिस्ट ब्रो, मुझे दूर रखो इससे। आपको ये वाली कंट्रोवर्सी चलेगी, लेकिन वहां पे कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसा दोगलापन है भाई? अगर आप एक सच सामने लाना चाहते हैं जिसमें पॉलिटिक्स पूरी तरह इन्वॉल्व है, तो आप बाकी सबसे नहीं भाग सकते। आप हो चुके हो इन्वॉल्व, तो आपसे हर टॉपिक पर सवाल किए जा सकते हैं। हाँ, भले आपका कोई भी पक्ष हो, आप उसको सपोर्ट करते हो या ना करते हो वो आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे उससे दूर रखो या ये है या वो है, ऐसा है वैसा है, तो भाई ये आपका दोगलापन है और आप दोगलाईपन कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो आपकी मूवी बैन हो रही है उसके लिए आपको फुल सपोर्ट मिले। भाई जो ये इंसान है इसकी भी तो अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, क्या बता ये आपको सपोर्ट ना करे, कह दे कि ऐसी मूवी से मुझे दूर रखो, मुझे नहीं देखनी है, आपको कैसा लगेगा? तो बस वही बात है, अगर आप वाकई में आर्टिस्ट हैं तो क्यों पीछे पड़े हुए हैं सबके कि मूवी देखो मूवी देखो। एज एन आर्टिस्ट आपने फिल्म में काम किया और वहां से आपका काम खत्म हो गया, तो फिर क्यों अपील कर रहे हैं सबसे, क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि मूवी कैसे भी देखो, कहीं से भी पायरेट कर लो, ये कर लो वो कर लो। तो इस तरह का दोगलापन अगर ना दिखाएं आप, तब शायद आपको और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अब ऐसे बोल के आपने कई लोगों को नाराज कर दिया जो कि शायद आपके फैन रहे होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि पेपर लीक के ऊपर बोल के उनकी आवाज बने आप, लेकिन आप उनकी आवाज नहीं बने और आप चाहते हैं कि सब आपकी आवाज उठाएं। नहीं, बात की जाए एक्टिंग की तो नो डाउट दिलजीत जी की परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब है। जितने अच्छे वो सिंगर हैं उतने ही अच्छे वो एक्टर भी हैं। धुरंधर पार्ट 2 में मेजर इकबाल के बाप का रोल था जिसका नाम था ब्रिगेडियर जहांगीर। ब्रिगेडियर जहांगीर के रोल को जिस कलाकार ने निभाया है उनका नाम है सुविंदर विक्की। इन्होंने ही इस फिल्म में एसएसपी सुग्गा का रोल निभाया है। सुग्गा का किरदार ऐसा था कि लोग डरे उससे, खौफ खाएं। उस डर को, उस खौफ को बहुत अच्छे से महसूस कराया है
सुविंदर विक्की जिन्हें, ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं और बाकी सारे कलाकारों ने भी काम बढ़िया किया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह की फिल्म हो उसे रिलीज होने देना चाहिए, जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उसे पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। जनता खुद ही डिसाइड कर लेगी कि फिल्म अच्छी है या नहीं है, या सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतिहास में जो भी खराब चीजें हैं उस पर अगर फिल्म बनती है तो आप उसको बैन करके उस चीज को छुपा थोड़ी लोगे। जिन्होंने भोगा है, जिन्होंने सहा है, वो तो कहानियां अपनी बताएंगे ही। बुक्स पढ़ी हैं, इंटरनेट है, सब कोई हर कुछ जानता है। तो एक मूवी के आने से कुछ सच्चाई पता चल जाएगी? सबको सब पहले से ही पता है ज्यादातर। और जो चीज आप ज्यादा छुपाएंगे उसके बारे में लोग और ज्यादा जानना चाहेंगे। यही तो इस मूवी के साथ हुआ है कि आपने इसे बैन किया तो लोगों के अंदर और इच्छा जागी कि हाँ देखते हैं क्या हुआ था उस टाइम। तो लोगों ने और जाना, फिर और खोद कर जाना है। फिर ऐसे तो सिर्फ मूवी देख लेते उतना ही पता होता, और मूवी में उतना है भी नहीं जितना हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं। तो लोग जब सर्च करके देखेंगे, जानेंगे, तब तो उन्हें और भी चीजें पता चलेंगी। सिंपल सी बात है, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सबने बहुत कुछ भोगा है, तो सबको अपनी कहानी बताने का पूरा हक होना चाहिए। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए या लाइक कर दीजिए, या जो भी आप कर सकते हैं करिए। बताइए ज़रूर कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। पानी पीने की आवाज़ आ रही है? ये मेरा डॉगी है जो कि पानी पी रहा है, चल पी लेने देते हैं। कुछ ज़्यादा ही प्यास नहीं लगी इसे? बस कर भाई, आज ही पी लेगा क्या सारा पानी? इतना पानी ये नहीं पीता है भाई, इतना पानी नहीं पीता ये। आज पता नहीं कितना पानी पिएगा। अटेंशन सीकर है ये, मतलब इसको अटेंशन चाहिए। बस हो गया भाई साहब? भाई साहब हो गया? तो दिखाई देता हूँ मैं आपको, ये हैं हमारे साहब। चलो दिखा दो, कैमरा 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 ब्रो, कैमरा ब्रो। जाओ बाय 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 बाय, जाओ बैक टू द वीडियो। हाँ, मैं बात करना चाहूंगा दिलजीत दोसांझ की। जब फिल्म बैन हुई तो उन्होंने कहा कि फिल्म जहां से मिले वहां से देखो, लेकिन देखो जरूर।